नमस्कार। आज वापस शुरुआत करते हैं काफी लंबे समय के पश्चात। आज वापस उसी 10th क्लास के चैप्टर की एक बार वापस पुनरावृत्ति कर लेते हैं, क्योंकि हमने काफी कुछ उसमें पढ़ लिया था। तो एक क्विक फटाफट एक बार देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। 10वां चैप्टर है 10वीं क्लास का। उस चैप्टर के अंदर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इससे पहले वाले भाग में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में, उनके नियमों के बारे में और गोलीय धरातल के या गोलीय दर्पण के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। कहीं बीच में टॉपिक रह गया था, तो वहां से हम वापस शुरुआत करते हैं। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं फटाफट। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण यानी ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोल होती है। एक सामान्य कांच होता है, एक गोलाकार। तो गोलीय दर्पण से तात्पर्य है जिसकी परावर्तक सतह गोल होगी। दो भागों में इसको डिवाइड किया गया था, दो भागों में उसको बताए थे। दो प्रकार है उसके। पहला है अवतल यानी जिसकी आंतरिक सतह, अंदर की सतह परावर्तक होगी, उसे कहेंगे अवतल। और जिसकी बाहरी सतह, उभरी हुई सतह जो परावर्तक होती है, तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। इन्हीं परिभाषाओं को एक बार क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि बार बार हमारे जगह जगह इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो परिभाषाओं में सबसे पहले आती है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव का तात्पर्य होता है पोल। पोल किसे कहेंगे? जो दर्पण का सबसे मध्य का भाग होगा। दर्पण जो है, उस दर्पण का सबसे मध्य का भाग पोल कहलाएगा। इसी वाले वीडियो में हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ा था। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता केंद्र। यह दर्पण जो है जिस गोले का भाग है, जैसे यह दर्पण इस गोले का और यह दर्पण इस गोले का भाग है, तो इसका जो मध्य बिंदु है यानी इसका जो केंद्र है, जिसको हमने कहा था वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहां से भी क्या होगा? ये भी सी है। तीसरी परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता इस गोले की जो त्रिज्या है, यानी दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या इसकी वक्रता त्रिज्या है। तो यह आर हो जाएगा। ये हमें ज्ञात है। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के बारे में याद रखना है कि जो दर्पण का पोल और वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली जो सरल रेखा है, जो सरल काल्पनिक रेखा है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो यह हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष और यह हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष से तात्पर्य होता है पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, इसको हमने कहा है मुख्य अक्ष। फिर आता है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस और पोल के मध्य की दूरी को कहा जाएगा फोकस दूरी। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से यह होता है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, अब दोनों उत्तल और अवतल दोनों से हम एक बार करके देख लेते हैं। जैसे यह है अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये P और ये इसका वक्रता केंद्र है। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो यह प्रकाश की पहली किरण हो गई, ये दूसरी किरण है। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें जो है वह मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से इस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस कहेंगे। इसी प्रकार से हम अगर डायग्राम बनाएं किसका? उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण के अंदर उभरी हुई सतह जो है यह परावर्तक होती है। यह इसका मुख्य अक्ष, ये P हो जाएगा, यहां पर इसका ये C है। अब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। ये पहली प्रकाश की किरण है, ये दूसरी किरण है, सॉरी
ये तीसरी, चौथी, ये सारी प्रकाश की किरणें। और प्रकाश की किरणों को दर्शाने के लिए इस प्रकार के तीर के निशान बनाते हैं। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि यह उत्तल दर्पण है तो प्रकाश की किरणों को बिखेरता है, तो प्रकाश की किरणें यहाँ पर एक बिंदु पर, इनको पीछे मिलाने पर, जैसे यहां से अगर मिलाते हुए बनाए तो ये प्रकाश की किरण यूं निकल जाएगी। इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो यह हमें यहां से यानी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उसी प्रकार से इसको मिलाएं तो ये प्रकाश की किरण यूं निकलती है। इसको पीछे मिलाते हैं तो इस टाइप से ये प्रकाश की किरण यूं निकलती है और ये इस टाइप से। इन सभी प्रकाश की किरणों को पीछे मिलाएं तो यह F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसे हम कहेंगे मुख्य फोकस। और फोकस और पोल, मुख्य फोकस और पोल के बीच की ये जो दूरी है इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा याद रखना है कि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या R है तो उसकी फोकस दूरी जो होती है हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यह सूत्र हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है गोलीय धरातल के परावर्तन के नियम। इसमें हम छोटा से लेंगे, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा। कि गोलीय धरातल या अवतल और उत्तल दर्पण जो है, इन उत्तल और अवतल दर्पण से विभिन्न प्रकार की प्रकाश की किरणों का परावर्तन कैसे होता है, इनको समझने के लिए हम अलग अलग डायग्राम बनाकर इसको समझेंगे। पहला है, ये है अवतल दर्पण और उस तरफ हम लोग बनाते हैं उत्तल दर्पण। कि दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें यहां पर पता चल जाएगा। कि उत्तल दर्पण, पहले अवतल दर्पण से विभिन्न प्रकार की प्रकाश की किरणें किस टाइप से आती है उसको देख लेते हैं। पहला है, जैसे यहां पर ये अवतल दर्पण है, ये इसका पोल, ये वक्रता केंद्र, इसका आधा, ये हो जाएगा F। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। गोलीय धरातल से परावर्तन के नियम में पहला नियम, यह है पहला नियम, क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये हो गया इसका पहला नियम। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण से बनाकर देखें तो उत्तल दर्पण से हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये इसका पॉलिश हो गई, ये इसका P है, यहाँ पर F होगा, इसका डबल जस्ट C है, क्योंकि F जो है यानी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है, इस टाइप से आ रही है। तो परावर्तन के पश्चात ये यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे, इस टाइप से निकलेगी। इस किरण को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो यह हमें फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। तो पहला नियम हो गया अवतल दर्पण के लिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण में वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कब? परावर्तन के पश्चात। दूसरा नियम यहां पर है, वापस इसी प्रकार से एक डायग्राम बना देते हैं। यह अवतल दर्पण, ये इसका पोल, ये इसकी F और ये है इसका वक्रता केंद्र। पहले मुख्य अक्ष के समानांतर लाए थे, अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं कि हम इसके मुख्य फोकस से होकर यूं ला रहे हैं कि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार से यह यहां से समानांतर हो जाएगी। इसी प्रकार से हम यहां पर डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर इसी प्रकार का डायग्राम बनेगा। यहां पर इसका पोल हो जाएगा, ये F है, ये C है। मुख्य अक्ष के यहां पर था कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण। अब ये प्रकाश की किरण जो है
इस मुख्य फोकस की डायरेक्शन में इस टाइप से आ रही है, तो मुख्य फोकस की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इस डायग्राम को हम इस प्रकार से बना लेते हैं। मुख्य फोकस से आई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर आई थी, मुख्य फोकस से आना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तीसरी प्रक्रिया जो है वह है कि अगर प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से आए तो क्या होगा। अब यहां पर ये अवतल दर्पण है, ये इसका P हो जाएगा, यहां पर ये F और ये C। प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर आ रही है और इस दर्पण के ऊपर आपतित हो रही है। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो प्रकाश की किरण जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन से वापस लौट जाएगी। ये अलग अलग प्रकार की किरणें हैं, ये अलग अलग प्रकार की किरणें यहां पर किस प्रकार से परावर्तित होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इसी प्रकार से होगी कि यह इसका उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये P है, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र की डायरेक्शन में आ रही है तो हम इसको इस प्रकार से बनाते ही हों, क्योंकि इसका डायरेक्शन है यहां तक आएगी, यहां आने के बाद क्या होगा, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन से वापस लौट जाएगी। तो यहां पर तीसरी कंडीशन है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय धरातल से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से, उसी पथ से, उसी दिशा में वापस रिटर्न हो जाती है, वापस चली जाती है। और लास्ट में कंडीशन जो आती है वो है इसके ऑब्लिक, कि किस प्रकार से होगा। यहां पर ये अवतल दर्पण है, यह इसका पोल, मुख्य अक्ष, ये F और ये हो जाती है C। प्रकाश की किरणें इसके पोल पर आ रही है इस प्रकार से, और यहां से वापस ही रिटर्न हो जाएगी। तो याद रखना है कि जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस रिटर्न हो जाएगी, यानी कोण I और कोण R का मान हमेशा यहां पर इक्वल हो जाता है। और यही प्रक्रिया यहां पर भी होती है कि प्रकाश की किरण है इस टाइप से, हमने इसको बना रखा है, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये C। प्रकाश की किरण यूं आई है तो वापस यूं रिटर्न हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चार कंडीशन याद रखनी है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से जब भी हम प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे डायग्राम बनाकर, तो यहां पर बाकायदा इन्हीं डायग्राम्स के या इन्हीं प्रकाश की किरणों के आधार पर कि इनमें से कोई भी दो किरणें हम यहाँ पर ले सकते हैं और इनको बनाकर हमें करना है। वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या जितनी लेंगे तो वक्रता त्रिज्या का आधा हमेशा हमें फोकस दूरी के लिए रखना है, तो डायग्राम बिल्कुल हमारा परफेक्ट बनेगा, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यह एक सामान्य सा प्रारूप था कि जिसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से कौन सी किरण कहां पहुंच रही है और क्या कार्य